हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपने चैनल के नेम को चेंज किया है। डॉक्टर सर्कल से मैंने इसको डुओपैथी नाम दिया है। डॉक्टर सर्कल मुझे एक्चुअली इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी इस नेम से बहुत सारे चैनल्स फंक्शनल थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल के नेम को कॉपी कर लेना, या बाई चांस गलती से मुझसे वो चीज़ कॉपी हो गई। मुझे पता नहीं था कि ऑलरेडी डॉक्टर सर्कल नाम से कोई चैनल यूट्यूब पे है। जब मैंने उसको बाद में देखा, मैंने सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी इस नेम से बहुत सारे चैनल्स वर्किंग हैं, फंक्शनल हैं यूट्यूब पे। तो मैंने उसको चेंज करने का फैसला किया और फाइनली जो मैंने नाम रखा है अपने चैनल का वो है डुओपैथी। मैं आपको इन फ्यूचर ये बताऊंगा कि मैंने इस चैनल का नाम डुओपैथी ही क्यों रखा, तो इसके लिए हम आगे अपनी जर्नी में कभी बात करेंगे। और जैसा कि आज देख सकते हैं, आज मैंने पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़ का एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन कंडीशन है हमारे इंडिया में। बढ़ती हुई उम्र के साथ, लो कैल्शियम डाइट के साथ बहुत ही ज़्यादा ये एसोसिएटेड है। देखिए, अ कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टूटने वाली, जो ईजिली फ्रेजाइल हो, ईजिली टूट सकती हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्स एंड रिप्लेसेस बोन टिश्यू। इसका मतलब क्या है? बॉडी खुद ब खुद हड्डी का जो टिश्यू है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और बोन टिश्यू को रिप्लेस करता रहता है, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो समय के साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, पतली और स्पंज नुमा होती चली जाती हैं। यही होता है ऑस्टियोपोरोसिस। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, इसमें हड्डियों में जो कैल्शियम है उसकी कमी हो रही है। आप जानते हैं कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनती हैं, और जब कैल्शियम ही बोन से निकल जाएगा तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। इसके कुछ कॉजेस पढ़ लेते हैं, कुछ कारण पढ़ लेते हैं कि हड्डियां ऐसी क्यों होती हैं। उसमें जो पहला कारण है वो है लो कैल्शियम इंटेक। आप जानते हो हमारे इंडिया में डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जो गरीब क्लास के लोग हैं, जो मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम अपने खाने में नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कतें सामने आती हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अगर किसी इंसान में पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल उसके ब्लड में ज़्यादा है तो उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत समय के साथ आ सकती है। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे होता है। सेक्स, आप देखिए फीमेल्स में जो इसका जो प्रिवेलेंस है वो ज़्यादा है बजाय मेल्स के, क्योंकि फीमेल्स में जब समय के साथ उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है, जब उनके सेक्स हार्मोन्स डिक्लाइन हो जाते हैं, तब भी ऑस्टियोपोरोसिस एसोसिएटेड है। फैमिली हिस्ट्री, आप देखिए अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन को अगर है ऑस्टियोपोरोसिस तो मोस्ट लाइकली है कि उस फैमिली में आगे भी किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एज, बढ़ती उम्र के साथ भी ऑस्टियोपोरोसिस एसोसिएटेड है। मैंने आपको ऊपर ही बताया, फीमेल्स में 40-45 की उम्र पार करने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, एक तरह का डायूरेटिक यूज़ करते हैं, मैंने आपको हाइपरटेंशन में बताया था, जिसका नाम था थायजाइड। ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये यूरिन का आउटपुट तो बढ़ाता है, लेकिन ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता रहता है। तो जब बॉडी में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता रहेगा तो वो हमारे बोन्स के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन डी आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इवेंचुअली बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसलिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्सिटोनिन, ये हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है। आगे बात करते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। चलिए अब बॉडी के हम कुछ नॉर्मल हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे विटामिन डी के बारे में बताया है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जो आप बहुत ही कॉमनली आप देखते हो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को, विटामिन डी जो है वो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है फ्रेंड्स? विटामिन डी। अब देखिए, जब ये विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा और प्लस कैल्शियम का एक्सक्रीशन घटाएगा, तो हमारे ब्लड में क्या होगा? कैल्शियम बढ़ना स्टार्ट होगा। इवेंचुअली वो कैल्शियम हमारे बोन में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा और हमारी बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी। इसलिए हम विटामिन डी को ऑस्टियोपोरोसिस में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। तो आप देखिए, हमारे बोन्स में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट को हम कहते हैं बोन ईटिंग सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन मेकिंग सेल्स। ये कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन ईटिंग सेल्स को इनहिबिट करता है और ऑस्टियोब्लास्ट बोन मेकिंग सेल्स को
प्रमोट करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन बोन में बढ़ता चला जाता है और इवेंचुअली हमारा सीरम कैल्शियम घटेगा। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सीरम कैल्शियम को ये घटाएगा और सीरम कैल्शियम को ये बोन में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, इस तरह कैल्सीटोनिन भी काम करता है। अब हम अगली हार्मोन पे आते हैं जो कि हमारा पैराथायराइड हार्मोन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर पैराथायराइड हार्मोन बढ़ता है किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, आप देखिए, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट की लेवल्स को बढ़ाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, बोन ईटिंग सेल्स। अगर बोन ईटिंग सेल्स बढ़ जाएंगे तो वो हमारे हड्डियों में से कैल्शियम को रिजॉर्ब कर देंगे और इससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लग जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज वाई कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी कैन बी यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ नॉर्मल हार्मोन्स हो गए। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। आप देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में जो हमारा सबसे पहला जो हमारा क्लास है वो है बिसफॉस्फोनेट्स। बिसफॉस्फोनेट्स को ही हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये दवाएं ही ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। हम मोस्ट कॉमनली किसी भी तरह की ऑस्टियोपोरोसिस में बिसफॉस्फोनेट्स को ही चूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट के तौर पर। देखिए इसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं। पहली आती है एलेंटेट, दूसरी आती है रेजिड्रोनेट और तीसरी आती है जोलेंट्रोनेट। ये जो ड्रग्स हैं फ्रेंड्स, ये और भी कुछ कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए लिखा हुआ है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ कैंसर, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी कि कोई ऐसा कैंसर जो कि कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, उस कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरह हम इनको इस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन, अब ये क्या होती है फ्रेंड्स, पेजेट्स डिजीज में क्या होता है कि जो पुरानी बोन है वो बहुत ही तेजी से रिजॉर्ब होती है ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा, और ऑस्टियोब्लास्ट बहुत ही तेजी से न्यू बोन का फॉर्मेशन करते रहते हैं, जिससे कि जो रिजल्ट बनता है वो एक न्यू और वीक बोन का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही ब्रिटल होती है। इस कंडीशन में भी हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनका साइड इफेक्ट्स देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसोफेजियल टॉक्सिसिटी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये दवाएं हमारा जो फूड पाइप होता है एसोफेगस, उसके लिए टॉक्सिक होते हैं। इसके लिए फिर हम क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। हमें ये दवाएं खाली पेट लेनी चाहिए सुबह के समय। टेक विथ फुल ग्लास वाटर, हमें इन दवाओं को एक पूरे ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, डू नॉट लाई डाउन 30 मिनट्स। इस दवा को लेने के 30 मिनट के बाद तक आपको लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके फूड पाइप के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए। अब इसमें जो दवा है जोलेंट्रोनेट, उसके हम कुछ और साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। जोलेंट्रोनेट फ्रेंड्स जो मेडिसिन है ये ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ मैंडिबल भी करती है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। ये क्या होता है, ऑस्टियोनेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ, ऑस्टियो मतलब बोन डेथ, मैंडिबल क्या होता है फ्रेंड्स आप जानते हो, जॉ बोन यानी कि जबड़े की हड्डी। ऑस्टियोनेक्रोसिस, जो जबड़े की हड्डी होती है उस हड्डी का टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाता है, मर जाता है, वो हड्डी खराब हो जाती है। ये साइड इफेक्ट है जोलेंट्रोनेट का। इसका एक और साइड इफेक्ट है वो है रीनल फेलियर। अगर इस दवा का टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो पेशेंट का किडनी भी फेल हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय पे होती है। क्या है, IV वंस अ ईयर, हम एक बार में साल में एक बार देते हैं और सीधा IV इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं। तभी इसको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये इस तरह की टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स ना कर पाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस हो गया बिसफॉस्फोनेट्स। अब हम बात करते हैं एक अगली कंडीशन जिसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिसकी उम्र करीब 40 से 45 या 50 साल के पास हो रही है, और उस महिला में जो उसके ग्रोथ जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो नेचुरली डिक्लाइन हो रहे हैं। जो उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है, वो उसके लेवल्स बहुत नीचे जा रहे हैं, जिस वजह से उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत सामने आती है। हम किसी महिला को मीनोपॉज कब कहते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मंथ्स आफ्टर LMP। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 12 महीने बाद तक अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है या पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में इसका मतलब ये होता है कि उस महिला का मीनोपॉज हो चुका है। और मीनोपॉज के बाद आप जानते हो एस्ट्रोजन के लेवल्स नीचे जाते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल नीचे जाने से ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से बोन का रिसॉर्प्शन होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन महिलाओं में सामने आती है। और ये हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप जानते हो।
फिर इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस का, वो भी क्या है, बिसफॉस्फोनेट्स, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया। बिसफॉस्फोनेट्स ही हम यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, वो क्या है फ्रेंड्स, वो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, जिसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड होता है, इसलिए हम HRT को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हमारा जो अगला क्लास है ड्रग्स का, वो क्या है, वो है सर्म। सर्म क्या होता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो इस हार्मोन का एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है कि उसको मॉड्यूलेट कर देगा, जिसकी वजह से जब एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ही स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ा नहीं पाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट के लेवल्स कम रहेंगे, इनहिबिटेड रहेंगे, जिससे कि बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए दवा का नाम क्या है, रेलॉक्सिफन, सर्म सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, दवा का नाम है रेलॉक्सिफन। ये क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है, जिससे बोन का फॉर्मेशन बढ़ता है। HDL को इंक्रीज करता है फ्रेंड्स। HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को भी डिक्रीज करता है, एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस को भी डिक्रीज करता है। तो अगर कोई महिला है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का ऑलरेडी चांसेस बनता है, उसमें कोई फैमिली या कुछ भी है, तो वहाँ पे हम बिसफॉस्फोनेट्स के साथ सम को इंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये थेरेपी दे सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है सम का, रेलॉक्सिफन का, वो क्या है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी इंक्रीज करता है, तो ब्लड क्लॉट्स को बना सकता है हमारी बॉडी में, जो कि कहीं पर जाके ब्लॉकेज कर सकते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर सकते हैं। तो ये एक सम का साइड इफेक्ट है। तो ये हमारे कुछ ड्रग्स हो गए। अब हम कुछ न्यू ड्रग्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, न्यू ड्रग्स इन ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप देखिए पैराथायरॉयड एनालॉग्स। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, वो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, बोन का रिजॉर्प्शन होता है, और जो हड्डियां हैं वो कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आप देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो 84 अमीनो एसिड का एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, जो ऑस्टियोक्लास्ट को इंक्रीज करता है। लेकिन वहीं अगर हम इसको तोड़ दें, पैराथायरॉयड हार्मोन 35 to 84 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल ले लें, या हम पैराथायरॉयड हार्मोन का 1 to 34 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल ले लें, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ना कि ऑस्टियोक्लास्ट को। तो जब ये ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाएगा अल्टीमेटली बोन का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा और ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसमें हमने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि हमने पैराथायरॉयड हार्मोन को तोड़ दिया और कुछ दो नए दवाएं बनाए, जिनका नाम क्या रखा, टेरीपेराटाइड, और दूसरे का नाम रखा एबैलोपेराटाइड। ये जो दवाएं हैं ये हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से देते हैं, यानी कि स्किन में सबक्यूटेनियसली इसका इंजेक्शन लगाते हैं, और ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है। इसका जो साइड इफेक्ट क्या है वो क्या है फ्रेंड्स, ये कई रिसर्चेस में देखा गया है कि ये एसोसिएटेड होता है ऑस्टियोसार्कोमा के साथ, बोन कैंसर के साथ, इसलिए हम इसका बहुत ही ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस पीछे बताया क्या है, बिसफॉस्फोनेट्स ऑस्टियोपोरोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पे एक नया ड्रग है फ्रेंड्स, जो कि है डिनोजुमैब। जहाँ पर भी मैब टर्म आता है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये किस चीज़ के अगेंस्ट है एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में एक लाइगेंड होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं रैंक लाइगेंड। ये बोन टिश्यू को स्टिमुलेट करके ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, अल्टीमेटली बोन का रिजॉर्प्शन होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। लेकिन ये डिनोजुमैब इस रैंक लाइगेंड को ही इनहिबिट कर देती है। आप देखिए इसको इनहिबिट कर दिया गया है, और जब रैंक लाइगेंड इनहिबिट हो जाएगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट नहीं कर सकता, ऑस्टियोक्लास्ट कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली बोन के जो वीकनेस है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। हमारा जो अगला ड्रग है फ्रेंड्स वो है स्ट्रोंशियम रेनिलेट। स्ट्रोंशियम रेनिलेट ये क्या करता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाता है, बोन मेकिंग सेल्स को बढ़ाता है और बोन ईटिंग सेल्स को घटाता है, जैसे कि क्या होता है अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट हो जाता है। इसका भी जो साइड इफेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ा करके थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर सकता है, जिससे कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन पेशेंट में प्रेजेंट कर सकती है। जो हमारा लास्ट क्लास है ड्रग्स का फ्रेंड्स वो क्या है, वो है कैल्सीमाइमेटिक्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कैल्शियम की तरह एक्ट करते हैं, कैल्शियम की मिमिक करते हैं। वहाँ पे दो नाम आते हैं, क्या क्या है फ्रेंड्स, एक है सीनाकैल्सेट,
एक है इटेल कैल्सिटाइड। ये जो दो ड्रग्स हैं फ्रेंड्स, ये काम करते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड पे और अल्टीमेटली ये पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। और जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है तो ये बोन का रिजॉर्प्शन नहीं कर सकता और अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये था हमारा एक नया वीडियो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, इन ड्रग्स पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताइए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।